वही सारी आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। लैब फॉरेंसिक का पेपर है, ठीक है। जो एक लैब असिस्टेंट हुआ था जो कि 27 अप्रैल को हुआ था, ये लैब फॉरेंसिक का हायर एजुकेशन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद, यानी जो श्यानता है, गैसों की जो श्यानता है वो कैसे इंक्रीज होती है। ताप के साथ इंक्रीज होती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ताप, बी ऑप्शन कहता है कि ताप बढ़ने पर घटती है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जब घटेगा तो ये इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन वॉल्यूम, एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीज इन एरिया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट है, ठीक है। कैसे करेक्ट है ये ऑप्शन है? तो जो भी आपके पास गैसेस है, उनका उनकी विस्कोसिटी क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जो भी लिक्विड है, जो गैसेस थी, उनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो जाती है। और जो भी लिक्विड है, उनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाती है। कैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए लेट सपोज आपके पास कोई गैस है, ठीक है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स का अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, लेट सपोज आपके पास कोई गैस है, जब आपने इसके टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ठीक है। अच्छा, जिनको विस्कोसिटी नहीं पता, तो जैसे ही आप फ्रिक्शन देखते हो, ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। मोशन, किसी भी चीज को मोशन नहीं होने देता, रोकता है, फ्रिक्शन। वैसे ही लिक्विड कोई चीज है, अगर कोई फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस को क्या बोलेंगे आप? फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्या हो रहा है, आपके पास कोई गैसेस है, तो गैसेस का जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में टकराएंगे। अब आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? इनका जो फ्लो होने का रेट है वो स्लो हो जाएगा। मतलब आपस में टकराएंगे तो इनकी मोशन को, एक दूसरे की मोशन को रोकेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगी, जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर वही बात मैं करता हूं, लिक्विड की बात करता हूं, तो लिक्विड का अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के बीच, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा टेम्परेचर, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? वो तेजी से, और मतलब उसका जो मोशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मोशन ज्यादा हो जाएगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर गैसेस का केस आता है, तो गैसेस में क्या है आपके पास? आप लिख भी सकते हैं कि गैसेस के केस में क्या है आपके पास? गैस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, लिखवाया भी है मैंने, विस्कोसिटी क्या है? इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर लिक्विड है, कोई कोई द्रव्य है, ठीक है, कोई द्रव्य है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? यानी श्यानता घट जाएगी। इतना ध्यान रखना आप, ये दो चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो डाइपोल मोमेंट है किसी भी करंट लूप का वो किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए डाइपोल क्या होता है आपके पास, कौन सा ऑप्शन है बता दीजिए पहले। जितेंद्र का डी, निशी का जी, डी, ठीक है, बाकी लोगों का। जल्दी से आप लोग, जल्दी जितने जल्दी मैसेज करोगे उतनी जल्दी आपको। अंजलि डी, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो है करंट लूप का, ठीक है, क्या होता है आपके पास, म्यू इक्वल टू कितना होता है, एन आई ए, ठीक है, म्यू इक्वल टू एन आई ए। कैसे म्यू एन आई ए आता है आपके पास, ठीक है। अब ये पहले आंसर दे देते हैं आपको। अब देखो लूप जो है आपके पास करंट पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। देखो करंट लूप में आई है। दूसरा एरिया ऑफ लूप, बिल्कुल एरिया ऑफ लूप। नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, बिल्कुल नंबर ऑफ टर्न्स कितने लूप में, इन पे डिपेंड कर रहा है। तो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सिर्फ डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, शेप, शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कैसे डी ऑप्शन देखते हैं, म्यू इक्वल टू एन आई कैसे आया आपके पास। लेट सपोज आपके पास कोई ये क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। अब क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, करंट बनाएगा। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा, ठीक है। अब I इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। तो आपके पास Q की जगह क्या दे रखा है, कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा T इक्वल टू क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 2 पाई आर, टाइम T है, तो स्पीड मान लीजिए V है। तो यहां रख देंगे इसकी वैल्यू कितनी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है, वाई बी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ई बी बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या करेगा आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे आता है। अब यहां पे क्या कर लेते हो आप, जो आपके पास, देखिए अगर मैं यहां पर इस जगह, ठीक है, तो करंट कितना आ गया आपके पास, कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू ई बी बाई 2 पाई आर, ठीक है, ठीक है। और भी एक्सप्रेशन करवाया होगा मैंने जब आपको एटॉमिक पढ़ाया होगा। तो ये किस पे, म्यू इक्वल टू एन आई, आई पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ द लूप पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू इंडक्टेंस ईच ऑफ इंडक्टेंस एल आर कनेक्टेड इन सीरीज are quite of each other, कह रहे कि दो इंडक्टर है वो एक दूसरे के साथ कैसे सीरीज में कनेक्टेड है। ये एल है और ये दूसरा भी एल है, कैसे कनेक्टेड, सॉरी यहाँ ये नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे ये एल है, कह रहे हैं ये सीरीज में है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, तो किस किस का है, बस दो ही लोग आंसर दे रहे हैं।
जब दोनों सीरीज में हैं तो कितना हो जाएगा, एल जो इनका इक्विवेलेंट बन जाएगा वो बन जाएगा L1 प्लस L2। ठीक है, अब L1 भी दे रखा है L, और L2 भी दे रखा है L, तो कितना हो जाएगा 2L। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन कह रहा है इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, इससे ऊपर भी होना चाहिए था। अच्छा 29 भी, सॉरी 29 का बताओ आप लोग। 29 है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड about an axis passing through a center and perpendicular to its axis, given that mass of rod 1 kg and length 10 centimeter। जो आपके पास 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, थिन रॉड का, किसका, थिन रॉड का, किसका, अबाउट पासिंग थ्रू द एक्सिस, थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर के थ्रू जाता है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, जो इसके परपेंडिकुलर होगा इसके इसके एक्सिस के। तो बताइए क्या हो, कितना होगा वो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कैसा। रॉड है आपके पास, यूनिफॉर्म थिन रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म। तो इसके सेंटर से जो जा रहा है ये परपेंडिकुलर, कह रहे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो कोई आंसर दें इसके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो थिन रॉड का है, ठीक है, मोमेंट ये है थिन रॉड, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये होता है 1/12 ml ठीक है। लेंथ ऑफ रॉड, एल क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ रॉड। अब यहां से देखिए मास दे रखा, मास कितना दे रखा है रॉड का, 1 kg, और जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, ठीक है। तो अब इनको यहां पे रख दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 1/12, मास की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगा आपके पास 1 kg में है, और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 का होल स्क्वायर। तो अब कितना आ जाएगा ये, 1/12 इंटू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटू 0.01, ठीक है। तो अब जो है जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोशिश करो कैलकुलेशन कैलकुलेट करने की। देखिए अगर मुझे इसको 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने, 2 डिजिट, ठीक है। तो
0 पॉइंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट, अभी तो 1 पे पहुंचे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। 10 के बाद इसको कितना करोगे, एक और जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा? 100 बन जाएगा। तो 100 बन गया तो आपके पास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12, 8 से कितना होता है? कितना होता है? 96। 8 हो जाएगा। अब कितना बच गया? 4। तो 12 थ्री जा, तो अब कितना बच जाएगा? 4 फिर से बच जाएगा। 36, 36, तो ऐसा जाता रहेगा। कोई कोई ऐसा ऑप्शन है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऐसा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। कहाँ दिख रहा है ऐसे 1 2 3 जीरो? तो ये दिख रहा है आपके पास। ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सबको? एक बार देख लो वापस से क्या क्या किया हमने। ठीक है, अब दिख रहा होगा सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपके पास? द मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ऑफ सब्सटेंस इज जीरो। किसी का मैग्नेटिक मोमेंट, सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। ठीक है। इफ द मैग्नेटिक, तो ये दिख गया था आपको ऊपर वाला? ठीक है, दिख गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कोई जो है आपके पास, हिंदी वाले भी देख सकते हैं अपना पेपर जो है आप लोगों के पास। अ, चलिए मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, बस मुझे 1 सेकंड का टाइम दे दो। ठीक है, चलिए। क्या इंग्लिश में है? इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ऑफ सब्सटेंस इज जीरो, द सब्सटेंस। कह रहे हैं अगर मैं इसका हिंदी पढ़ूँ तो उसमें क्या लिखा कि कोई क्या है आपके पास, अ, यदि कोई पदार्थ के परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो तो वो पदार्थ कैसा होगा? ए ऑप्शन डायमैग्नेटिक, बी ऑप्शन पैरामैग्नेटिक, सी ऑप्शन फेरोमैग्नेटिक, एंड डी ऑप्शन एंटी फेरोमैग्नेटिक। हिंदी में लिखा है, ए ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय, बी ऑप्शन है अनुचुंबकीय, और सी ऑप्शन है लोह चुंबकीय, और डी ऑप्शन है प्रति लोह चुंबकीय। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सबका आंसर आ रहा है ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, यानी प्रति चुंबकीय होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गिवन दैट P इक्वल टू 12, Q इक्वल टू 5, R इक्वल टू 13। P प्लस क्यू इक्वल टू आर है, तो P और Q के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो P एंड Q के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 11 का B भी आ रहा है, और 11 का B, दीपक का भी आ रहा है, भावना का भी आ रहा है, जितेंद्र का भी। बाकी लोग भी बताइए। संगीता जी का भी,
चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ जिन लोगों का नहीं आ रहा। आपके पास P और Q के बीच पूछा है कि कितना एंगल होगा, ठीक है, P और Q के बीच। तो एक चीज आपके पास रिलेशन दे रखा है कि आपके पास R इक्वल टू कितना दे रखा है, P प्लस Q, ये दे रखा है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लूँ दोनों साइड, स्क्वायर और मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो कितना हो जाएगा, P मॉड का स्क्वायर प्लस Q मॉड का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 2 P मॉड Q मॉड, सॉरी, P Q कॉस थीटा, यही तो हो जाएगा। अब आपके पास ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 13 दे रखी है, आर की वैल्यू 13 दे रखी है, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 12 × 5 कॉस थीटा। तो ये बन गया 169, ये बन गया 144 प्लस 25 प्लस 120 कॉस थीटा। अब ये कितना हो गया, ये भी 169 हो गया। तो ये 169 है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, एक प्लस का एक माइनस का जब इधर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। 120 कॉस थीटा, अब 120 तो जीरो हो नहीं सकता है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू π/2, ठीक है। तो π/2 जिनका आंसर आ रहा था वो एकदम करेक्ट है, π/2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केपलर्स, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड, टी इज अ टाइम पीरियड, ए इज अ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल पाथ। इन हिंदी में लिखा है कि निम्नलिखित में से केपलर के आवर्तकाल का नियम है यदि टी आवर्तकाल है तथा ए दीर्घ वृत्तीय मार्ग का अर्ध मुख्य अक्ष है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। अंकित संजवान ए, जितेंद्र ए, संगीता ए, भावना सेमवाल ए। बाकी लोग, आप लोग पेपर के बाद जवाब देना है, जो लोग नहीं दे रहे। ठीक है, तो ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट, Stokes law state that viscous drag force F and spherical F on a sphere of radius are moving with velocity v through a fluid of viscosity eta is। हिंदी में स्टोक्स के नियम अनुसार आर त्रिज्या का गोला जो शांता ईटा के तरल में v वेग से गतिमान कर रहा है, तो द्रव की शांता के कारण शानाकर्षण बल क्या होगा, ड्रैग फोर्स क्या होगा। आप जानते भी है किसको, जो आपके पास स्टोक्स लॉ क्या होता है, ये वाटर है, वाटर के लेयर्स है। अगर मैं किसी स्पेरिकल बॉल को इधर मूव करवा रहा हूं तो एक ड्रैग फोर्स लगता है पीछे इस बॉल पे, तो वो कह रहे हैं को फोर्स कितना है, ठीक है। तो
निशिकटे डी, भावना सेमोल डी, जितेंद्र डी, संगीता डी। ठीक है, तो जिनका डी ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैपिलरी ट्यूब्स, दो केश नलियां हैं, ठीक है, दो केश नलियां डिफरेंट व्यास की, यानी दो भिन्न भिन्न जो है व्यास की दो केशिका नलियां हैं, आर डिप्ड इन वाटर, जिनको कहाँ डिप किया जा रहा है, वाटर में डिप किया जा रहा है। द लेवल ऑफ वाटर इज, तो वाटर का लेवल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। पहला ए ऑप्शन है, इन सेम इन द बोट ट्यूब, ग्रेटर देन इन द बिगर बिगर डायमीटर। ठीक है, यानी बड़े व्यास की नली में ज्यादा होगा। एंड सी ऑप्शन कह रहा है ग्रेटर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर। एंड डी ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, यानी सी ऑप्शन छोटे व्यास की नली में ज्यादा होगा, डी ऑप्शन कह रहा है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्या कहा क्वेश्चन का, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए मैंने ये एक टब लिया, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहां तक मैंने पानी भरा है। ठीक है, आपने दो नलियां ली, ठीक है, एक का डायमीटर, एक ये पतली नली ली और एक बड़ी नली, एक बड़ी ट्यूब ली। ठीक है, अब पानी किस में ज्यादा ऊपर आएगा ये पूछा, और कहां तक और कितना है। ठीक है, वाटर लेवल बताइए किस में ऊपर था, इसको थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूं। इतना बना दें। वाटर का लेवल किस में ज्यादा होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो जिनका सी ऑप्शन आ रहा है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, जिनका सी ऑप्शन आ रहा है एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है, कैसे करेक्ट आ रहा है, अगर मैं बात करूं, जब दो डिफरेंट डायमीटर की जो ट्यूब्स है उनको डिप किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपके पास, जो आपके पास ऊपर जो वाटर आ जा रहा है, मान लीजिए लेट सपोज इसमें यहाँ पे आ रहा है और इसमें यहाँ तक आ रहा है, तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या हुआ कि पानी ऊपर आया। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि कभी मान मान लीजिए एक कपड़े का कोई एक सिरा क्या पानी में गिर जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पूरा ही क्या हो जाता है, पूरा ही कपड़ा गीला हो जाता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो आप पुराने टाइम पे घरेलू उसमें घर पे यूज करते थे, केरोसिन वाले लैंप, तो वो उसका एक एग्जाम्पल है, जो कैपिलरी एक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब कैपिलरी की बात करते हैं, कैपिलरी में अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि क्यों होता है ऐसा, अगर रीजन बताएं, दिस इफेक्ट क्यों होता है ऐसा, दिस इफेक्ट अकर्स, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन होता है एडेसिव फोर्स, यानी वाटर और ट्यूब के सरफेस के बीच जो है एडेसिव फोर्स लगता है, दोनों सेम नहीं है। कोहेसिव फोर्स कहाँ पे लगता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो है कोहेसिव फोर्स लगता है, एडेसिव फोर्स लगता है वाटर और ट्यूब के बीच। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये आपके पास ये फिनोमिना होता है। अब जो कैपिलरी राइज और फॉल की बात करते हैं, तो जो कैपिलरी राइज होता है वो एडेसिव फोर्स अगर वाटर और ट्यूब के बीच स्ट्रॉन्गर होगा, अगर एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा वाटर और ट्यूब के बीच, देन जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा,
जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोएसिव फोर्स है, हिंदी में बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं ससंजक बल और असंजक बल। तो जो आपके पास जो ये कैपिलरी एक्शन, केशनली जो एक्शन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो नली है और पानी के बीच क्या लगता है? असंजक बल लगता है, और जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है वो ससंजक बल लगता है। अब अगर अगर मैं कैपिलरी का जो लेवल राइज होता है उसका रीजन देता हूं, कि जो असंजक बल होता है किसके बीच? पानी और ट्यूब के बीच, वो स्ट्रॉन्गर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स होगा, यानी ससंजक बल होगा, वो क्या हो जाएगा? जिसके वजह से क्या हो जाएगा? उस जो कोहेसिव फोर्स, जो वाटर, जो इनके वाटर के बीच जो कोहेसिव फोर्स था, इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाता है? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो ससंजक बल था उससे ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है एडेसिव फोर्स, यानी असंजक बल। असंजक बल किसके बीच लग रहा है? ट्यूब, ये ट्यूब और वाटर के बीच लग रहा है। ठीक है, तो जिससे कि क्या हो जाएगा, जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, एडेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उसका लेवल क्या कर देगा, वो राइज कर देगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं कैपिलरी फॉल की बात करता हूं, ये तो कैपिलरी राइज की थी, ये था कैपिलरी राइज की बात। कैपिलरी राइज में क्या होता है? कैपिलरी राइज में होता है एडेसिव फोर्स, फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसके बीच लगता है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, तो इसलिए क्या होता है? कैपिलरी राइज होता है। अब वहीं पर अगर कैपिलरी फॉल की बात करते हैं, कैपिलरी फॉल की बात कर लेते हैं, तो कैपिलरी फॉल में क्या होता है? जो कोहेसिव फोर्स होता है वो एडेसिव फोर्स के तुलना में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कैपिलरी ट्यूब का लेवल डाउन होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब देखिए यहां पर ये तो हो गया कैपिलरी राइज और फॉल की बात। अब जो रिलेशन है डायमीटर और इसके बीच, तो वो क्या होता है? जो हाइट और डायमीटर वो होता है एच इक्वल टू 2 टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। यहाँ पर डायमीटर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आर मैं यहाँ रेडियस वाला यूज कर रहा हूँ, आप डायमीटर वाला यूज करना। ठीक है, तो अब क्या है? टी इज अ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव हुआ, सरफेस टेंशन। एच इज अ हाइट ऑफ कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम। और क्या बच गया हमारे पास? थीटा क्या होता है? कॉन्टेक्ट एंगल। कॉन्टेक्ट एंगल इस किसके बीच? बिटवीन ट्यूब एंड लिक्विड के बीच, ट्यूब एंड लिक्विड के बीच। यूजुअली जो थीटा लिया जाता है वो क्लोजली थीट जीरो के आसपास लिया जाता है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं यूजुअली जो है थीटा जो होता है यूजुअली वो कितना लिया जाता है? टू जीरो के, 0 डिग्री के आसपास। यानी जो कॉस थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 1 के आसपास होगा। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी तो जानते हैं सब, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेल, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब।
रेडियस ऑफ ट्यूब। अब देखो जिसमें क्या है, जिसका रेडियस जितना छोटा होगा उसमें जो वाटर का लेवल होगा वो उतना हाई होगा। ठीक है, तो किस में ज्यादा होगा? जिसमें क्या है आपके पास, जिसका रेडियस पतला है उसका जो है, उसमें क्या हो जाएगा, वाटर और ऊपर लेवल तक जाएगा। तो इसका जो आंसर था वो करेक्ट, इसलिए सी इज ए करेक्ट ऑप्शन था कि ग्रेटर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर, जिसका स्मॉल डायमीटर होगा उसमें क्या है, पानी ज्यादा ऊपर तक जाएगा एज ए कंपेयर टू किसके, क्योंकि रेडियस ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एक ट्रांजिस्टर है जो कि कॉमन बेस में ऑपरेट होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। द आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल हैव द फेज डिफरेंस। आउटपुट और इनपुट के बीच कितना फेज डिफरेंस होगा? ठीक है, तो कितना होगा? जितेंद्र ए, संगीता ए, निशी जीरो, भावना ए, बाकी लोग, अंकित ए। चलिए, तो जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है करेक्ट है। देखिए, अगर कॉमन बेस है, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर है, अगर आपके पास कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर है, ठीक है, यानी हिंदी वाले भी सुनना चाह रहे थे, हिंदी में क्या, जब एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास में प्रचलित है तो उसके आगत तथा निर्गत संकेत के बीच जो कलांतर होगा वो कितना का होगा? तो अगर आपके पास कॉमन बेस है, यानी उभयनिष्ठ आधार या उभयनिष्ठ संग्राहक हो, तो उसमें जो फेज डिफरेंस होता है आउटपुट और इनपुट के बीच, वो क्या होता है कि वो क्या होता है, अगर आउटपुट इनपुट ये है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपके पास, सेम मिलेगा, ऐसे ही एम्पलीफाई होके मिलेगा लेकिन सेम मिलेगा। दोनों इनपुट और आउटपुट के बीच कितने का फेज डिफरेंस होगा? 0 डिग्री का। अगर कॉमन इमिटर है, उबेनिस क्या है, उत्सर्जक है, तो वहां पर जो फेज डिफरेंस मिलेगा वो फाई कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा आउटपुट और इनपुट के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसका बी लगाया होगा आंसर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टू पाइप है, दो, कोई सॉरी, दो पीसेस है, एक कॉपर का दे रखा है, एक कॉपर का है, यानी कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा, एंड अदर इज ए जर्मेनियम, और जर्मेनियम को बोल, तांबा और जर्मेनियम है बहुत कूल्ड फॉर्म। इसको अगर किसी ने नहीं पढ़ा ध्यान से, कूल फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 100 केल्विन, मतलब कूल किया गया, और 100 केल्विन कम है, रूम टेम्परेचर से और कम किया गया, कूल किया गया। रेजिस्टेंस क्या है? तो यहां पर मैं बता देता हूं कि आपके पास एक, जो आपके पास क्या है, बताइए पहले आप लोग आंसर बताइए इसका। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, जिन लोगों का आया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। कैसे?
ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। देखिए क्या होता है कि आपके पास जो कॉपर है, जो कॉपर है वो क्या है, जैसे आप क्या करोगे, इसको कूल करोगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कूल करोगे कॉपर को, कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि क्या है, आपके पास एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, जैसे ही आपके पास इसका टेम्परेचर ठंडा करोगे तो जो थर्मल एक्साइटेशन होता है वो नहीं होगा, थर्मल वाइब्रेशन जो जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे जो थर्मल वाइब्रेशन होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके मतलब ये क्या है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल का क्या है, मेटल का क्या होता है, थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से टकराएंगे, जिसके वजह से वो ओवरऑल कंडक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, और जिसके वजह से क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और वहीं पर अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज की बात करता हूं तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, क्योंकि जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, एक सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ताप बढ़ने पर क्या होता है, ताप बढ़ने पर क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेट होता है, वो कंडक्शन स्टेट में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी शो करता है, तो रेजिस्टेंस इन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अभी कूल किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है, तो जैसे जैसे क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर से और नीचे जा रहे हैं तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, यही रीजन है कि आपके पास कौन सा ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। जर्मेनियम का इंक्रीज हो जाएगा, कॉपर का डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Thevenin theorem replace a complicated circuit having load by and dash dash। ठीक है, यानी हिंदी में क्या है इसका मतलब, कि अगर थेवेनिन प्रमेय के जटिल परिपथ में एक लोड लगा हो, लोड लगा हो को किससे रिप्लेस किया जाता है, किससे, डॉट डॉट को एक डॉट डॉट से प्रतिस्थापित कर देता है। पहला ए ऑप्शन कहता है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, एंड यानी आदर्श वोल्टता स्रोत तथा समांतर प्रतिरोध। बी ऑप्शन कहता है कि आदर्श करंट सोर्स एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, एंड डी ऑप्शन कहता है कि यानी सॉरी सी ऑप्शन कहता है करंट, आइडियल करंट सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस, एंड डी ऑप्शन कहता है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस। हिंदी में भी पढ़ देता हूं मैं। ए ऑप्शन कहता है हिंदी का कि आपके पास आदर्श वोल्टता स्रोत तथा समांतर प्रतिरोध। बी ऑप्शन कह रहा है कि आपके पास आदर्श धारा स्रोत तथा पैरेलल मतलब आपके पास समांतर प्रतिरोध। सी ऑप्शन कह रहा है कि आदर्श धारा स्रोत तथा श्रेणीबद्ध प्रतिरोध। डी ऑप्शन कह रहा है आदर्श वोल्टता स्रोत तथा श्रेणीबद्ध प्रतिरोध। चलिए, ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं, टीवीएस यानी थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है,
चलिए, तो मैं बात करता हूँ थेवेनियन थ्योरम का। तो थेवेनियन थ्योरम में किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, देखिए ये आपके पास, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, थेवेनियन थ्योरम में किसी भी कॉम्प्लिकेटेड लीनियर सर्किट को, जो क्या है, सबसे पहले अगर आपके पास ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, ठीक है, और एक ये यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो आपके पास ये R1 है, ये R2 है, और ये वोल्टेज सोर्स है, और ये R3 है। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी लीनियर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को पहले तो इसको ओपन कर देते हैं, लोड को ओपन कर देते हैं, लोड रेजिस्टेंस है, फिर इनका एक इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो वो क्या हो जाता है आपके पास, इस वोल्टेज, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट बनता है। तो कैसा हो गया, ये सीरीज में होता है। तो थेवेनियन थ्योरम के कोई भी जो है आपके पास लीनियर नेटवर्क है, ठीक है, लीनियर इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को आपके पास क्या है, रिप्लेस किया जाता है किससे, अ, अगर आपके पास ऐसा भी हो, मान लीजिए यहाँ पर सोर्स, एक करंट सोर्स भी दे रखा हो, तब भी क्या हो जाएगा, अगर आपके पास यहाँ पर ये करंट सोर्स भी दे रखा है, ठीक है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों दे रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक करंट सोर्स भी दे रखा है, ये था वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स भी दे रखा है, ये करंट सोर्स है, और ये वोल्टेज सोर्स है। तो थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है कि अगर उसके पास वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस जो है, तो इसको रिप्लेस करता है ये वोल्टेज सोर्स में, किसमें, वोल्टेज सोर्स में, किसमें करता है, वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, और क्या करता है, सिंगल वोल्टेज सोर्स में करते हैं, जिसको थेवेनिन वोल्टेज भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वी थेवेनिन भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होगा, ये क्या हो जाएगा, सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसको आर थेवेनिन भी बोल देते हैं। ठीक है, आर थेवेनिन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम में हम क्या करते हैं, पहले लोड को जो ओरिजिनल सर्किट में रिमूव करते हैं, फिर इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। वो हमने बताया होगा आपको क्लासरूम में। ठीक है, तो यही होता है आपके पास, जब आपके पास क्या है, क्या करते हैं आप, सीरीज में लगाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस, सीरीज में आता है, और ये जितने भी सोर्सेज है, करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो, तो उसको रिप्लेस किया जाता है इन सिंगल वोल्टेज सोर्स, सिंगल वोल्टेज सोर्स, जिसको थेवेनिन वोल्टेज बोल देते हैं। और थेवेनिन वोल्टेज में क्या होता है आपके पास, और जो रेजिस्टेंस है उनको भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोल देते हैं आपके पास, आर थेवेनिन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, आर थेवेनिन बोल देते हैं। और अगर वैसी नॉर्टन थ्योरम की बात करूं मैं, नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है आपके पास, कि जब क्या करते हैं, कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, ठीक है, नॉर्टन में क्या होता है कि कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, ठीक है, तो उसको क्या है, मान लीजिए यही सर्किट मान लेते हैं हम, लेट सपोज यही सर्किट मान लेते हैं, तो ये इसको रिप्लेस किया जाता है, नॉर्टन की बात कर रहे हैं, नॉर्टन थ्योरम। तो इसी को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, किसमें, एक, किसमें आ जाएगा, एक करंट सोर्स में आ जाएगा, जिसको आई नॉर्टन बोलेंगे। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस लगेगा वो किस में लगेगा, पैरेलल में लगेगा। तो ये है करंट सोर्स, कौन सा, करंट सोर्स, और ये है आपके पास, इसको आप बोल देते हो, आर थेवेनिन बोल दो, आर नॉर्टन बोल दो, ठीक है, करंट सोर्स, और इसके पैरेलल में लग रहा है, ये कैसा है, पैरेलल में। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा है तो आप कर सकते हैं उसको रिप्लेस।
ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन था? इसका डी ऑप्शन था। ठीक है, ये था थेवेनिन थ्योरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज। कह रहा है कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय के अनुसार अधिकतम शक्ति स्थानांतरण की स्थिति में अधिकतम दक्षता कितनी होगी? कितनी होगी अधिकतम दक्षता? जितेंद्र का ए, भावना ए, निशी ए, अंकित ए, संगीता ए। ठीक है, मोनिका जी का भी ए आ रहा है। ठीक है, और कोई? चलिए मैं करवा देता हूं। ठीक है, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। जिनका ए आ रहा है वो करेक्ट है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास अगर जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाए? लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन जो है मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफर कंडीशन है वो क्या है कि जब आपका लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए? जो आपके पास सर्किट रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए। तो एफिशिएंसी कितनी मिलती है आपको? 50%। कैसे होता है ऐसे? तो कई बार करवा भी चुका हूं मैं। जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? लोड के पास कितनी पावर है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल पावर कितनी है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, ये कोई आपके पास सोर्स है, एसी सोर्स है, यहाँ पर एक आरएस लगा हुआ है, यहाँ पर एक लोड है, ये आरएल है, ये आरएस है। ठीक है, यहाँ पर एक एसी सोर्स है। कह रहे मैक्सिमम तब करता है जब दोनों आरएस और आरएल इक्वल है। ठीक है, तो जो ये पी लोड है, जो ये सोर्स पावर को, लोड को कितना पावर डिलीवर कर रहा है, और जो है जो टोटल ये दिखा रहा है नीचे वाला टर्म, ये क्या दिखा रहा है कि ये टोटल कितनी पावर दी इसने। ये तो ये कहता है लोड के पास कितना पावर डिलीवर हुआ, और ये क्या कहता है कि कितना टोटल पावर है। ठीक है, कितना टोटल पावर है। ठीक है, तो अब जो लोड के पास मिला, जो पावर एट लोड, वो कितना मिला आपके पास? आप बोल देते हो कितना हो, कि कितना हो जाएगा आपके पास? वी थेवेनिन, या जो भी आपके पास इनपुट है, इनपुट यहाँ पर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 4RS। और जो आपको किसके पास मिलेगा, इसका मैं डेरिवेशन भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास? इसके पास कितना मिलेगा टोटल जो पावर है? ये मिल जाएगा वी थेवेनिन अपॉन 2RS। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करके देखिए तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 50%। इनके लिए बताया मैंने कितना हो जाएगा आपके पास, लोड के पास कितना हो जाएगा, वीआईपी से करके। जिनको नहीं समझ आया ये मैं बता देता हूँ, और आगे कितना हो जाएगा आपके पास, वीआईपी से करो
ठीक है। अब जो है आपके पास I इक्वल टू कितना, I इक्वल टू कितना होता है V बाई आर। ठीक है, तो यहाँ कितना रख दोगे आप, सॉरी, ठीक है, कितना रख दोगे यहाँ पर, I की जगह पुट कर दीजिए V बाई आर। ठीक है, ये तो टोटल में आ जाएगा, सॉरी, ये टोटल में आ जाएगा आपके पास, ये टोटल में आ जाएगा आपके पास P टोटल कितना हो जाएगा, वी आई पी, टोटल पावर तो यही है, आई की जगह कितना लग दोगे बी, तो वी थेवेनियन एक वी बाई आर आ जाएगा। तो आर कितना है टोटल के पास, कितना है टोटल सर्किट के पास आर, एक ये भी आर है ये भी आर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, वी थेवेनियन अपॉन टू आर, तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा टू एस। ठीक है, वैसे ही इसके पास कितना हो जाएगा, जब आपके पास लोड के पास मिल रहा होगा तो कितना मिलेगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर कितना आपके पास टू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर। ठीक है, यानी वी आई पी है, तो आपके पास जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं वी की वैल्यू रख, कितना हो जाएगा आई की वैल्यू रखता हूँ तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी बाई आर। ठीक है, ठीक है, तो इसके केस में कितना आ जाएगा आपके पास, टू का स्क्वायर आर एस हो जाएगा, नीचे जो स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, यानी वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपके पास, आई हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर आर एल और है, ये कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस के टर्म में लिख लो ना इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास अपॉन आर एल का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी थेवेनियन आर एल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी थेवेनियन अपॉन कितना हो जाएगा इंटू आर एल, नीचे कितना हो जाएगा टू आर आर एस प्लस आर एल, तो कितना हो जाएगा ये वी थेवेनियन स्क्वायर बाय, एक आर एल से एक आर एल कट जाएगा फोर आर एल। ठीक है, आर एल या आर एस कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ मैं डेरिवेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए बताइए, नियरेस्ट नेबर इन एटम ऑफ यूनिट सेल बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक में सॉलिड स्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के पास। ठीक है, कि अंत केंद्रित घन क्रिस्टल प्रणाली की इकाई कोष्ठिका में निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो जिनका किस किस का आ रहा है, जितेंद्र जी का सी आ रहा है, मोनिका जी का बी आ रहा है, और बाकी लोग किरण जी का भी सी आ रहा है, अंकित जी का सी आ रहा है। ठीक है, नोट बी।
नोट बी सर, इट इज अच्छा, ओके, 8, हाँ सॉरी। तो हमने कहा था सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक और एफसीसी, ठीक है। सरल घन कोष्ठिका, अंतकेंद्री केंद्रित घन कोष्ठिका, और ये आता है फेज यानी फलक, फलन, जो आपके पास केंद्रित घन क्रिस्टल जो होता है, 3 होता है। तो इसमें नियरेस्ट नेबर जो होते हैं 6, इसमें 8 होते हैं, इसमें 12 होता है। तो क्या पूछा आपसे, बीसीसी, तो बीसीसी का 8 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 80, करंट दे रखा आई बी 40 माइक्रो एम्पियर, एंड द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट आई ई ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। हिंदी में लिखा है एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू 80 है, और आई बी दे रखा है आपके पास 40 माइक्रो एम्पियर, द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट, यानी आपसे ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा का मान बताइए। जब आधार धारा का मान दे रखा, बताइए उत्सर्जक धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो जितेंद्र जी का डी ऑप्शन आ रहा है, बाकी बताइए। आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं कर देता हूँ, नहीं है तो डी जिनका ऑप्शन है वो करेक्ट है। कैसे आया डी ऑप्शन करेक्ट? अब देखिए यहाँ पे कि आपके पास क्या है, क्या क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। अच्छा, बीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले मैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा कितना होता है और बीटा कितना होता है, गामा कितना होता है, तीनों का बताइए मुझे। देखिए अल्फा किस में होता है और बीटा किस में होता है। बीटा तो कॉमन इमीटर में होता है, कॉमन बेस में अल्फा होता है। कॉमन बेस मतलब तो आई सी अपॉन कितना हो जाएगा, आई बी, आई ई, ये होता है अल्फा। और ये होता है कॉमन इमीटर में। कॉमन इमीटर मतलब कलेक्टर आउटपुट होगा, और ये क्या होता है, बेस इनपुट होगा, ठीक है। क्या है, अल्फा बीटा क्या होते हैं, इनको बोलते हैं करंट गेन। तो गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट कहां पर मिल रहा होगा, जैसे बेस की बात करते हैं, कॉमन बेस की बात करते हैं, तो कॉमन बेस में आपके पास कुछ इस प्रकार से दिखेगा कॉमन बेस। तो ये आपके पास कॉमन बेस दिख रहा होगा, ये इमिटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस। तो जो कॉमन हो गया वो तो आएगा नहीं, तो इनपुट कहां से होगा, यहाँ कहीं इनपुट होगा, आउटपुट कहाँ मिलेगा, कलेक्टर के पास मिलेगा। इसीलिए आईसी अपॉन आई बी। वैसे ही कॉमन इमिटर की बात है, कॉमन इमिटर में क्या हो जाएगा, इमिटर कॉमन है, ये इमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो इनपुट कहां पर लग रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर इनपुट लग रहा होगा। आउटपुट कहां पर मिलेगा आपके पास, कहीं यहाँ कलेक्टर के पास मिलेगा। तो आईसी अपॉन कितना हो जाएगा, आईसी अपॉन आईबी, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां से आपके पास आईसी पूछा, आपसे आईई पूछा, तो पहले आईसी निकाल लेते हैं। तो आई कितना हो जाएगा, बीटा आई बी। अब बीटा आई बी दे रखी, बीटा की वैल्यू दे रखी है 80, और आई वी की वैल्यू दे रखी है 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आई ई होता है वो क्या होता है, आई सी। अच्छा, एकदम पेपर में भी आप लोग ध्यान रखें, एकदम कैलकुलेशन करने मत लग जाना, ऐसे ही रहने देना, पहले कोशिश करना कहीं से कॉमन आ जाएगा। तो आई बी प्लस आई सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आई ई, आई बी की वैल्यू कितनी है, 40 माइक्रो एम्पियर, प्लस कितना, 40, 80 इंटू 40, 80 इंटू 40,
माइक्रो एम्पियर। अब एक काम करिए, इसको यहां से कॉमन ले लो, 40 माइक्रो एम्पियर, तो कितना बन जाएगा, 81 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां पे करो, मल्टीप्लाई करो, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट जोड़ दो। कैसा, ये 40 है प्लस 8 चौके 32, तो कितना बन जाएगा, 32, 40 ऐड हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 32,400 माइक्रो एम्पियर। आपसे मिली एम्पियर में पूछा है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 तो ये आ गया 3240 माइक्रो, मतलब होता है 10⁻6। अब इसको मैं मिली एम्पियर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, मिली में 10⁻3, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3.240 10⁻3 एम्पियर। तो यही तो मिली एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है, 3.240 इज ए करेक्ट ऑप्शन। सबको समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पैकिंग फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा। ये दे रखे हैं, √2/6 पाई, √3/6, √3/8 पाई, एंड पाई/6 और पाई/8। ठीक है, तो ये बताइए, तो अगर आप देखे होंगे, अगर आपने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो ये ऑप्शन तो कहीं नहीं दिखे होंगे आपको, ये दोनों। ये सिंपल क्यूबिक का है। ठीक है, ठीक है, ये कितना होता है, 52%। ये किसका है, बीसीसी का है, ये कितना है, ये आता है 68%। थोड़ा डिटेल में पढ़ देते हैं, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बात करता हूं, तो पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज ए, क्या है, पैकिंग डेंसिटी भी बोल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन अगर समझ नहीं आ रहा तो पैकिंग डेंसिटी मतलब कि कोई क्रिस्टल जो है, टोटल जो है, कोई जो आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, उसका जो आपके पास टोटल वॉल्यूम है, तो आप कितना कितना जो यूनिट सेल का वॉल्यूम और टोटल एटम का जो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी आप बोलते हो कि कि यूनिट सेल कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है, पूरे जो टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड कर रहे हैं बाय यूनिट सेल। ठीक है, बाय दी इसके जो पार्टिकल एट कितना एटम। ठीक है, यानी आप बोलते भी है, क्या लिखवाया था हमने पैकिंग फ्रैक्शन का डेफिनेशन, कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड एटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी, तो ये समझिए कि हाउ, कितना पैक है, कितना डेंस है, कितना भरा हुआ है, लूजली पैक है, क्लोजली पैक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एक रूम कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, ये दिखाता है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन आता है, ये बताता है इक्वल टू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय
atoms in the unit cell divide by total volume of the unit cell. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, जो सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आता है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो आता है π/6, जो कि किसके कितने के बराबर आता है, 52% के बराबर। और इसके लिए कितना आता है, जो आपके पास BCC है, इसके लिए आता है √3π/, जो मैंने टेबल बनवाई है वो इम्पोर्टेंट टेबल है, ठीक है, तो ये आ जाता है 68% के आसपास। और जो FCC के लिए है वो आ जाता है आपके पास π√2/6, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास कितना, 74% के आसपास। तो हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन इसके लिए होता है। और एक चीज़ मैं और आपको लोगों को बता दूं कि ये जो है, जो पैकिंग एफिशिएंसी, ये क्या दिखा रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी है, तो ये दोनों लूजली पैक्ड हैं, ये भी लूजली पैक्ड है, ये दोनों कैसे हैं, लूजली पैक्ड है, ठीक है, लूजली पैक्ड। और ये क्या है, क्लोज पैक्ड है, ठीक है, पैक्ड, लूजली पैक्ड और क्लोजली पैक्ड। आई होप अब किसी पैकिंग फ्रैक्शन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ हाफ रेक्टिफायर कैन नॉट बी हायर। कितना, जितेंद्र जी का रहा है 42 का सी ऑप्शन, किरण जी का भी सी है, फोर्टी टू का सी अंकित जी का भी। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे मैराथन क्लास करवाओ, रमन भाई, आप लोग रेगुलर क्लास में नहीं आते हैं, तो मैराथन क्लास अगर मैं 5 घंटे की लूँ तब तो आप कहाँ पे, आप लोग सुबह 7 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, मैं भी तो उठाऊंगा आप लोगों के लिए, मेरा तो पेपर भी नहीं है। हम्म। प्रदीप जी का भी सी है, संगीता जी का भी सी है। मैराथन क्लास में कहाँ 5-6 घंटे बैठ पाओगे आप लोग। और आपने देखा होगा मैराथन क्लास तो कोई 12-12 घंटे ले रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तब भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग सुबह नहीं उठ पा रहे हो, ठीक है। चलिए, जो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव, मैं सच बता रहा हूँ, क्लास के अलावा मैं जिंदगी में 7 बजे नहीं उठता। ये रात को 2-3 बज जाते हैं, तो सुबह 7 बजे उठना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 81.2% होती है। और जो हाफ वेव है रेक्टिफायर है, ठीक है, एटा इक्वल टू कितना, ठीक है, लगभग 5 होता है पेपर में, तो 4-5 भी जो भी है, ठीक है, 5, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती हाफ वेव में रेक्टिफायर में, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप आपत्ति लगा सकते थे, यह क्वेश्चन गलत है, जिनको ये, किसी ने आपत्ति तो जरूर लगाई होगी इस पे, किसी का ये गलत है तो
चलिए परसों भी बताया था हमने एक क्वेश्चन कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर आर कितना होगा। तो शॉर्टकट जो हमने लिखा है वही आया था, कितना आया था 3 + n आर की पावर n। ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, किसी को इस पे आपत्ति लगानी है तो आपत्ति लगा सकते हैं। आपके पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है कोई हो तो सकता है, कोई कौन सा है एन अगर कॉमन ले लिया जाए तब भी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। आप लोग इस पे आपत्ति लगा सकते हो, हालांकि आयोग ने सी दे रखा है, जहां तक मुझे लग रहा है सी ऑप्शन दे रखा है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। ये कितना है n+3 आर की पावर, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, मैथमेटिशियन कंफर्म कर दें इसको। ठीक है, परसों ही करवाया था मैंने शायद अभी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ डीसी लोड लाइन of transistor amplifier if RC is the load in the load circuit is। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर ऑप्शन थे लेकिन माइनस साइन भी आता है, तो जिनका बी ऑप्शन था वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, जिनका बी ऑप्शन था एकदम करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले और भी तो क्वेश्चन थे, 44 भी है ना इसमें, पहले 44 कर लेते हैं देन 45 कर लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं। स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है, स्टेबिलिटी क्या होती है। the stability factor of transistor amplifier at a constant beta and IB is equal to where terms is the user meaning। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी जिनका ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्या होता है स्टेबिलिटी फैक्टर, मैं बता देता हूँ। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या बताता है आपके पास, स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब रिप्रेजेंट करता है जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है किसके टर्म्स में, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन 3 पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर के टर्म्स में, बीटा के टर्म्स में, और मटेरियल के टर्म्स में आ जाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर स्टेबिलिटी को ही बताता है, पर स्टेबिलिटी की किसके तीन टर्म के रिस्पेक्ट में बताता है। ठीक है, कौन कौन से 3 टर्म होते हैं, तो पहला जो है स्टेबिलिटी फैक्टर पहला बताता है चेंज इन टेम्परेचर के टर्म्स, चेंज इन टेम्परेचर के टर्म्स। अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाता है आपके पास, डेल आई सी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल आई सी बी ओ, और उसके केस में कांस्टेंट क्या रहेगा आपके पास, बीटा, और वी वोल्टेज ऑफ क्या हो जाएगा बी, बेस इमीटर, ये कॉमन क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आपके पास सेकंड जो पैरामीटर है वो क्या है,
बीटा मिसमैच हो रहा है, मिस मैच इन बीटा, तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आई सी अपॉन आई बीटा। यहां पर क्या कॉमन क्या रहेगा, आई सी बी ओ एन वोल्टेज बीई। थर्ड टर्म्स जो आता है वो मिसमैच इन मटेरियल, तो मिसमैच इन मटेरियल आई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल आई सी अपॉन, सॉरी एस इक्वल टू डेल आई सी अपॉन कितना, डेल वीई। इसके इसमें कौन, आई सी बी ओ और क्या रहेगा, बीटा कॉमन रहेगा। ठीक है, और अगर कंबाइन लिखे हम स्टेबिलिटी फैक्टर को, तो जो आई सी बी ओ क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो, ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होती है, स्मॉल लीकेज करंट होती है, आईसीबी जो होती है ये स्मॉल लीकेज करंट होती है। ठीक है, तो जो डेल आई सी और अपॉन डेल आई बी है, डेल आई सी अपॉन डेल आई सी बी ओ, वो कितना हो जाता है, वन प्लस बीटा, अगर कभी आपको कोई फॉर्मूला दिखेगा, वन माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। ठीक है, तो कभी हो सकता है ये वाला फॉर्मूला पूछा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है अगर लो होगा, ये जो है, ये इसको ही क्या बोलते हैं आपके पास, यही तो स्टेबिलिटी फैक्टर है, एस। ठीक है, तो ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ डीसी लोड लाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो आपके पास डीसी लोड लाइन की बात करते हैं हम, आपके पास जब आपके पास आउटपुट आता है किसके बीच, आईसी कलेक्टर करंट और किसके बीच, वीसीई यानी कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के बीच, तो इसमें जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एक लोड लाइन कंसीडर की जाती है, जहां पर ये पॉइंट एक, ये कहीं पर मिल रहा होगा एक पॉइंट पर, इसको बोलते हैं क्यू पॉइंट। क्या बोल देते हैं, क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं क्यू पॉइंट। ये क्या आपके पास डीसी लोड लाइन, क्या एसी लोड लाइन भी होती है, बिल्कुल, पर उसकी जो वैल्यू होती है वो मच हायर होती है, एज ए क्या होती है, एज ए डीसी। तो वी सी सी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो वी सी सी आर ई, आर सी प्लस आर ई,
और यहाँ पर जो स्लोप, यहाँ पर जो एक काट रहा होगा, ये कितना आ जाएगा, VC से। ठीक है, तो इसका जो स्लोप आएगा, ठीक है, ये जो Q पॉइंट होता है, कई बार पूछा भी जाता है कि IC और किसका होता है, VC, सॉरी, IC और VCE। ठीक है, यहां से फिर हम इसका सर्किट लूप लगाते हैं, तो जो आपके पास जो स्लोप आ जाता है इसका, जैसे ये IC और VC भी हो सकता था ऑप्शन, तो इसका जो स्लोप आता है वो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, -1/RC। ठीक है, -1/RC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप, करेक्ट रिलेशनशिप रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी के बीच कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन है, तो कई बार करवा चुके हम लोग। अब ये प्रॉपर लेंथ दे रखी है, लेंथ एज एज दे रखा है LQ, एंड मूविंग विद वेलोसिटी V अलोंग अ एज, दैट क्या, रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन द वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम में कितना हो जाता है, V = V0 √1 - V²/c²। अब इस वॉल्यूम को मैं LQ लिख सकता हूँ, L0Q √1 - V²/c²। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या आपके पास करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इवनिंग में कर लेंगे आज क्लास। तो आप लोगों की मैथ्स की क्लास जल्दी हो जाती है तो जल्दी कर लेंगे, 7-8 बजे से कर सकते हैं क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए तो इतना ही है।